हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने हेडिंग सब हेडिंग को अच्छे से लर्न कर लिया। अब मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, छोटा सा चैप्टर है। 3 मार्क्स तक का मैक्सिमम आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी तक आपने जो पढ़ा चैप्टर वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। मैं बता भी दूंगा कौन से क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, बस आपको उतना ही करना है और ये वन शॉट में आपको कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। और स्टडी के बेसिस पे हम आगे कोई डिसीजन लेते हैं। अगर मुझे किसी भी कंपनी में अपने पैसे डालने होंगे तो मैं 4-5 कंपनी को पहले स्टडी करूंगा, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे। जैसे जब आपको मोबाइल फोन लेना होता है तो आप बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टडी करते हो, कौन से ब्रांड का लें, किस ब्रांड का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कितना चलता है, बैटरी लाइफ कितनी है, रैम कितना आ रहा है उसके अंदर यानी कि स्टोरेज, ऐसी बहुत सारी, स्लिम कितना है, लुक कितना है, रीसेल की वैल्यू कितनी है, बहुत सारी चीजें आप चेक करते हो। उसका इंश्योरेंस कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना। उसी तरीके से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना, ताकि कोई ऐसा डिसीजन अगर हमें लेना हो हम उस स्टडी के बेसिस पे ले सकें। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको स्टडी करते हैं ताकि हम लोग सही डिसीजंस को ले सकें। इसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टूल्स क्या क्या है, किन टूल्स के थ्रू हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर द 3 टूल्स और ये आपके चैप्टर भी हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर सेकंड तो पढ़ ही रहे हो, पहला हेडिंग सब हेडिंग वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर आप पढ़ ही रहे हो। फिर आगे के जो 3 चैप्टर है यही 3 एनालिसिस के टूल्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस क्यों करते हैं भैया, क्यों स्टडी करते हैं? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक इतना करंट एसेट है, इतना करंट लायबिलिटी है, इतना डेट है, इतना इक्विटी है, इतना शेयर होल्डर फंड है, सब क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्यों स्टडी करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन की भी, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प करेगा। कंपनी को समझना पड़ेगा कि भी कंपनी कैसी है, आपको समझने में कंपनी किस टाइप की है समझने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, आपको सब पता पड़ेगा भाई कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट है और कंपनी कितने अकाउंटेबल है। लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजन। अब ये सब चीजें आपको ना सिर्फ समझनी है, रट्टा मारने मत लग जाना। ये वाला पेज, बेंचमार्किंग कंपैरिजन, बेंचमार्क मतलब आप किसके जैसा बनना चाहते हो उसकी कंपैरिजन से। आप पड़ोसी के लिए आपका आपके मम्मी पापा के लिए आपका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, उनका बेटा उनकी बेटी एक बेंचमार्क है। देखो उसने कर दिया, देखो उसने कर दिया, तो वो उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है वो कैसी, यही पता पड़ जाता है जो मैनेजमेंट है वो कैसा काम कर रहे हैं। बेसिस फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी आपको बेस मिल जाता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई इस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के टाइप्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल एनालिसिस, जब बाहर वाले आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। जब बाहर के लोग, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई रिसर्चर हो, चाहे कोई पब्लिक हो, बाहर के लोग जो मेरे बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। अब बाहर वाले हैं तो इनके पास कंपनी की डिटेल रिकॉर्ड नहीं है, देयरफॉर हैव टू डिपेंड ऑन पब्लिश अकाउंट। पब्लिश अकाउंट मतलब जो कंपनी रिलायंस जो खुद इंटरनेट पे डाल रही है, जो खुद पब्लिक कर रही है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से लोग स्टडी कर रहे होते हैं। लाइक स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट। इस टाइप के एनालिसिस जो है कौन करता है? इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्च स्कॉलर, उनका काम होता है इस टाइप के एनालिसिस करना। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। दूसरा जो है वो है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, की कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो क्या है। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस इज द मैनेजमेंट हैज एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर द एनालिसिस इज मोर डिटेल और मोर एक्सटेंसिव। कंपनी
अपने लिए जो मेरी कमियां बाहर वाले जो बताएंगे ना वो शायद सही से ना बता पाए, मैं अपनी कमियां खुद जानता हूं, आपको अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रांगनेस, अपनी वीकनेस बेहतर पता है। तो कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ जो एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। सेकंड इज हॉरिजॉन्टल, आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में सवाल आता है, ठीक है। HD, ठीक है, मूवीज देखते हैं HD में, उसी तरीके से HD है हॉरिजॉन्टल डायनामिक। हॉरिजॉन्टल को ही डायनामिक एनालिसिस कहा जाता है। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे एक से ज्यादा साल है, नंबर ऑफ ईयर्स। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है और ये बेसिकली शो करता है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स। आपके जो फाइनेंशियल डेटा है उसको कई साल से कंपेयर किया जाता है किसी एक साल को बेस मानते हुए। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड एनालिसिस भी है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, डायनामिक है, नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम सीरीज है, ट्रेंड एनालिसिस है, ये सारी बातें जहां मिल जाए वो समझ जाना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस में हम सिर्फ डेटा एक साल का ही लेते हैं, मतलब 2025 का ही डेटा लेंगे। 2025 में आपका करंट एसेट कितना था, करंट लायबिलिटी कितना था, उसका रेशियो बना लो, तो ये डेटा एक साल का है। इसको स्टैटिक बोलते हैं, डायनामिक चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक है। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक बोलते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक साल का लिया जाता है। इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं और रेशियो एनालिसिस जो है इसका एग्जाम्पल है, जहां पे हम लोग जितने भी रेशियोज पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज उसमें हम एक साल का ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्राफर्म। देखो दो वर्ड है, इंट्राफर्म और इंटरफर्म। इंट्राफर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्राफर्म। जब आप अपना कंपैरिजन खुद से करते हो, मैं 2026 के डेटा को 2025 से कंपेयर कर रहा हूं खुद का, दिस इज कॉल्ड इंट्राफर्म। लेकिन अपने 2026 के डेटा को मैं किसी दूसरे के 2026 के डेटा से कंपेयर करूंगा। रिलायंस अपना कंपैरिजन जो है अगर मान लो अदानी से कर रहा है तो ये इंटरफर्म कंपैरिजन है। इंट्रा मतलब फर्म सेम है, ईयर अलग है, इंटर मतलब ईयर सेम है, फर्म अलग है, इसको बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने बिल्कुल भी इस चैप्टर में छोड़कर नहीं जाना है। सेकंड, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस। हम हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं। पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर, कि मैंने पैसा डाला है, फ्यूचर में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। ये कहते हैं जी पास्ट में तुम्हें इतना मिला था, पास्ट में लोगों को इतना मिला। अरे भाई पास्ट का मुझे क्या मतलब है, मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा भविष्य में। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमी थी सेम वही कमी है। जो प्राइस की वैल्यू, जो वैल्यू किसी भी, जो मनी की वैल्यू 2010 में थी वो 15 में नहीं है, वो 25 में नहीं है, तो वो ये इस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। आपका अच्छा मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, ये सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा नहीं सकते। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कमी है तो उसकी स्टडी जो होगी वो भी कहीं ना कहीं, बुक खराब है तो बुक के पढ़ाई करेंगे तो वो भी गलत आएगा, तो बुक ही गलत है तो पढ़ाई करेंगे तो गलत आएगा ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस भी गलत ही होगा। नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके की बात करते हैं। कोई कहता है SLM लगाओ, कोई कहता है WDV मेथड लगाओ, कोई कहता है LIFO लगाओ, कोई कहता है FIFO लगाओ, सब अलग अलग बात करते हैं, उसको हम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। तो नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, यहाँ पे बायस्ड होता है। अगला विनोद सिंह, जो कमियां रहती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एनालिसिस के अंदर, उसको छुपा दी जाती हैं, हाइड कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है कि अच्छी अच्छी चीज दिखे, खराब खराब चीज ना दिखे। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ओके, दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। इसके अंदर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला बताया था हमने, इंटरफॉर्म, वही इंपॉर्टेंट है, और लिमिटेशंस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। छोटा सा चैप्टर है। आई होप ये आपका खत्म हो गया। बाकी आगे के जो 3 चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर बहुत आसान है, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, यहाँ तक पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।